नमस्कार, मैं संपदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य का मॉडर्न युग में। हमारा शरीर जो है वो जैसे कि एक टीम वर्क करते हैं हम लोग, घर पर हो या ऑफिस में हो, उसी तरह अलग अलग अंगों के साथ मिलकर हमारा शरीर जो है संपूर्ण कार्य करता है। इन सभी में से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक अंग है किडनी। आजकल हम देखते हैं कि कई बीमारियां हैं जो किडनी से ग्रसित होते हैं पेशेंट्स। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, किडनी का कार्य क्या है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी से ग्रसित करती है। तो इसी बातचीत के लिए आज हमने इनवाइट किया है हमारे साथ मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने जी को। सर नमस्कार। नमस्कार और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा पार्ट होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन किडनी का एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है? किडनी जो होता है, शरीर में 2 नंबर होते हैं, राइट और लेफ्ट किडनी। पिछले भाग में वो सिचुएटेड होती है किडनीज। किडनी का महत्वपूर्ण फंक्शन ये है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, चयापचय की जो क्रिया होती है उसमें जो वेस्ट होता है, वेस्ट को यूरिन के रास्ते से वो बाहर निकलना, जैसे कि यूरिया, कुछ मिनरल्स, सोडियम जैसे। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि जो शरीर में पानी ज़्यादा होता है खून में, तो ज़्यादा एक्सेस पानी को शरीर से बाहर निकाले। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य किडनी के होते हैं। किडनी के बिना कोई भी आदमी या जानवर भी जिंदा नहीं रह सकता। इतना महत्वपूर्ण ये अंग है हमारा, पर हम देख रहे हैं कि किसी न किसी वजह से आजकल किडनी की बीमारियां काफ़ी बड़े पैमाने पर देखी जा रही हैं। तो आपसे मुझे जानना है कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ काफ़ी हद तक हम सुन रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसके मतलब लक्षण क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है? आपका क्वेश्चन मैं 2 भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ क्या है। जब किडनी को कोई चीज़ नुकसान पहुँचाती है तो किडनी का डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्योंकि वो क्रॉनिक होता है, मतलब बहुत काल से चला आता है और वो किडनी फेल्योर तक, मतलब एंड स्टेज रिनल डिसीज़ तक किडनी को लेके जाता है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसके रोकथाम करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में क्या होता है, किडनी का जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है, नॉर्मल सेल्स होते हैं, उसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जहाँ से किडनी का वेस्ट प्रोडक्ट निकलने का काम चलता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। तो नुकसान होने के बाद वहाँ से प्रोटीन जो होता है वो लीक हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। और प्रोटीन यूरिया की वजह से किडनी में ज़्यादा नुकसान होता है, किडनी धीरे धीरे खराब होने जाती है और पूरी तरह किडनी खराब होती है। ये जो प्रोसेस है उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बहुत काल से जब चला आता है प्रोटीन यूरिया के साथ, तब वो एंड स्टेज रिनल डिसीज़ पे लीड करता है, किडनी को लेके जाता है। एंड स्टेज रिनल डिसीज़ मतलब उससे आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किडनी को रिप्लेस करना पड़ेगा, किडनी फंक्शन को एक तो डायलिसिस की माध्यम से, या किडनी को बदलना पड़ेगा, मतलब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सर, ये आपने जो अभी बताया, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा पेशेंट को? हाँ, क्रॉनिक किडनी डिसीज जिसको सीकेडी बोलते हैं, सीकेडी का लक्षण नहीं दिखता। बहुत बार बच्चों में, जब कम एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो प्रोटीन यूरिया होता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चों के चेहरे पे सूजन आती है या पूरे शरीर के ऊपर सूजन आती है, क्योंकि प्रोटीन लॉस किडनी से बड़े मात्रा में होता है। उसको हाइपोप्रोटीनीमिया ऐसा भी दूसरा नाम है, जब प्रोटीन कम होता है तब। तो क्या होता है, उससे के कारण बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, जैसे लूज मोशन लगते हैं, वॉमिटिंग होती है, शरीर के ऊपर सूजन होता है, बार बार फीवर आता है। ऐसे लक्षण अगर चाइल्डहुड में दिखते हैं तभी उसको ट्रीट करना चाहिए। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वो स्टेरॉयड लोग देते हैं या बाकी कुछ ऐसे रैंडम दवा देते हैं, उससे वो बीमारी ठीक नहीं होती। या स्टेरॉयड से टेम्पररी कम होता है प्रोटीन यूरिया, बाद में फिर वो बीमारी बढ़ती है और एडल्ट एज तक वो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ और एंड स्टेज रिनल डिसीज़ तक चला जाता है। तो प्रोटीन यूरिया से ये बीमारी की शुरुआत होती है। बहुत बार ये चाइल्डहुड में दिखता है, कुछ बार किडनी खराब हो रही है इसका लक्षण ही नहीं दिखता,
कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, उसकी वजह से किडनी में किडनी को क्षति पहुंचती है, उसकी वजह से किडनी खराब होना शुरू हो जाता है। तो पता ही नहीं चलता जब तक पेशेंट ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिसीज में लैंड ना हो जाए, तब तक वो रुग्ण को पता ही नहीं चलता कि उसकी किडनी फेल्योर या खराब या ESRD में लैंड हुई है। ऐसे भी बहुत बार दिखता है। सर, तो क्या कारण होते होंगे? हाँ, कारण के बारे में भी बात करेंगे। क्रॉनिक किडनी डिसीज जैसे चाइल्डहुड में एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में खाना, एंटीपायरेटिक दवा, पेन किलर्स, ये एक प्रमुख कारण है। कुछ पेशेंट में, बच्चों में आनुवंशिकता भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये बीमारी चलती है, ऐसे भी दिखता है। कुछ बच्चों में ऑटो इम्यून मतलब विदाउट एनी रीज़न भी वो बीमारी शुरू हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसीज उसको बोलते हैं। एडल्ट में ऑटो इम्यून डिसीज भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। ये बीमारी में किडनी और बाकी की कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होती है। शरीर खुद किडनी के ऊपर हमला करता है, उसमें स्वेलिंग पैदा करता है और स्वेलिंग के बाद उसका क्षति होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है। उसको ऑटो इम्यून डिसीज ऐसे बोलते हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। बाकी के भी कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे जॉगरन्स डिसीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कनेक्टिव टिश्यू बाकी के डिसऑर्डर्स है, सोरियासिस भी होता है और सोरियासिस के साथ सोरियाटिक आर्थराइटिस और सोरियाटिक नेफ्राइटिस भी होता है। ऐसे ऑटो इम्यून डिसीज में भी किडनी फेलियर की शुरुआत होती है, जिसका पता तुरंत नहीं चलता, ऐसी बात है। और बाकी के भी कारण है, जैसे कि पेन किलर्स। एडल्ट में जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जिसको NSAIDs ऐसे बोलते हैं, NSAIDs भी किडनी फेलियर का प्रमुख कारण है। जैसे कि आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन। बाकी के भी पेन किलर है, जैसे सेलेकॉक्सिब है। पेन किलर में डाइक्लोफिनेक सोडियम एक है, नेपोक्सिन एक है। ये जो पेन किलर डाइक्लोफिनेक सोडियम है, ये बहुत ही डेंजरस है। भारत में वो ओवर द काउंटर मिलता है, OTC प्रोडक्ट है वो, लोग प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही लोग दे देते हैं। आपको मालूम होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में से जो गिद्ध है, वो गिद्ध पूरी तरह खत्म हुए हैं। सिर्फ अफ्रीका में और सिंधुदुर्ग जिला में कुछ जगह या एक दो जगह वो बचे हैं। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में वो है जहाँ ये NSAIDs का यूज़ नहीं होता है, वहाँ ही वो बाकी है। बाकी सभी वर्ल्ड के वो गिद्ध वो पूरी तरह मर चुके हैं। गिद्ध क्या करते हैं कि जो मरा हुआ जानवर है उसको खाने का काम करते थे। तो जब ये पेन किलर जानवरों में बड़े पैमाने पे दिया जा रहा है, तब से वो जानवर पेन किलर खा के किडनी फेलियर होके मर जाते हैं। वो जानवर का मांस खा के सभी गिद्ध मर चुके हैं। एडल्ट में उसका डोज है 500 मिलीग्राम NSAIDs का नॉर्मल डोज, और जो जानवर है उनमें है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का डोज खा के वो जानवर किडनी फेलियर होके मरता है। उसमें मांस समझो गिद्ध कितना खाएगा और कितना मिलीग्राम उसमें गिद्ध में चला जाएगा। तो मिलीग्राम डोज से गिद्ध की भी किडनी फेलियर होती है और गिद्ध पूरे वर्ल्ड के मर चुके हैं। तो इतना डेंजरस है NSAIDs जो ड्रग्स हैं, वो डेंजरस ड्रग है। उनके ऊपर वास्तव में बैन ही लाना चाहिए, लेकिन बैन नहीं लाते क्योंकि दूसरा कोई अल्टरनेटिव सिर्फ ऐसा पेन किलर नहीं है। दूसरी बात, उसका यूज़ कम करना चाहिए। लोग जाने अनजाने में पेन किलर खाते हैं, उसके वजह से किडनी को क्षति पहुंचती है और लोग एंड स्टेज रीनल डिसीज तक चले जाते हैं। 20 साल पहले या 25 साल पहले डायलिसिस सेंटर गली गली में नहीं थे। अभी हर बड़े या मीडियम साइज के शहर में गली गली में डायलिसिस सेंटर हुए हैं। जरूरत उतनी पड़ रही है। हर एक हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर हुए, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की किडनी फेलियर हो चुकी है। ट्रांसप्लांट करना लोगों को पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि किडनी जो नज़दीक वाला कोई पर्सन दे देगा तो ही किडनी वो टिकने वाली है। संभावना है, टिकेगी ऐसा भी नहीं है। जो ब्लड रिलेशन में नहीं रहता उसकी किडनी वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, फिर से किडनी फेलियर हो जाता है और वो लोगों को डायलिसिस पे शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसी एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और आपसे बात करते वक्त एक बात जो ध्यान में आई है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ समझते हैं कि थोड़ा सा पेन हो रहा है तो पेन किलर ले ले। अपनी मर्जी से ही जो हम अपने साथ करते हैं वो ही हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करता है। सर, आपके एक पेशेंट है दुर्गेश मिश्रा जी, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? दुर्गेश मिश्रा जी ये नागपुर के पेशेंट है।
नागपुर ब्रांच में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। वो जो उनको बचपन से एक क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या एंड स्टेज रीनल डिसीज़ ये बीमारी है। जब हमारे पास वो आए थे तब करीबन 1 साल पहले, तो 206 उनका यूरिया था और 9 से 11 तक उनका क्रिएटिनिन अप डाउन हो रहा था। उनको इमीडिएट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करने के लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लोगों ने बोला था, डॉक्टरों ने। तब हमारे पास आ गए, तब उनमें लक्षण थे, शरीर के ऊपर सूजन थी, वॉमिटिंग थी, उनको लूज मोशंस थे, सांस भी फूल रही थी। हमें भी ऐसा लगता था कि शायद उनको अब डायलिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन हमने ठीक है कोशिश किए करेंगे ऐसा बताया उनको, ट्रीटमेंट शुरू की। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद तुरंत पहले महीने से उनको राहत मिल गई, वॉमिटिंग लूज मोशंस कम हो गया, बंद भी हो गए, सूजन थी वो चली गई पूरी तरह से। अभी वो नियर अबाउट 190 से 100 तक उनका यूरिया है 1 साल के बाद। क्रिएटिनिन भी उनका 6 या 6.3 ऐसा या ए रेंज में है। तो वो पूरी तरह मतलब उनको डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी हिसाब से उनमें इम्प्रूवमेंट हो गई, तो शायद उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा दिखता है। पूरी तरह स्वस्थ हैं। 3-4 महीने के बाद वो काम करना उनका शुरू हो गया पूरी तरह। उनका वर्क, वो आर्किटेक्ट है शायद उनके प्रोफेशन से लगता है, और कोई उनको तकलीफ नहीं है, वो सब उनका काम करते हैं। ट्रीटमेंट अभी शुरू है, डाइट करते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी में डाइट भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। सर, आपकी बातों से तो मतलब जो आपने कहा था कि हम कोशिश करते हैं, कोशिश में तो आप सफल रहे। अब दुर्गेश मिश्रा जी से जानते हैं कि उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी का अनुभव कैसा रहा। दुर्गेश मिश्रा उम्र 33 साल, नागपुर के रहिवासी। उनको बचपन में 4 साल की उम्र में किडनी की शिकायत होने का पता चला। पिछले 20 सालों से वो एलोपैथी की उपचार ले रहे हैं। एलोपैथी डॉक्टर ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। उनका क्रिएटिनिन 9 और ब्लड यूरिया 188.4 बढ़ा हुआ था। नमस्ते, मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र है 33 इयर्स और मुझे बचपन में 4 साल की उम्र से किडनी की शिकायत पता चली थी। जब मैं 4 साल की उम्र का था, तब से मेरा एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है फ्रॉम पास्ट करीब 20 साल से। और 2022 में मुझे मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और मैंने करीब 23 में यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके पहले कम्प्लीटली मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही चला है। उनको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला, मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज शुरू कर दिए। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनको अच्छा फर्क महसूस होने लगा। पहले महीने में ही उनका क्रिएटिनिन 6.2 और ब्लड यूरिया 108.8 इतना कम हुआ। और करीब 2016-17 से इश्यूज बढ़ने लग गए थे और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मुझे ट्रांसप्लांट तक सजेस्ट कर दिया था। बट लास्ट ईयर से मुझे, जब से मैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मॉडर्न होम्योपैथी में, तब से मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। जैसे मेरा क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल जो बढ़ा हुआ था वो काफ़ी कंट्रोल है अभी पहले से। और डाइट में भी मेरे पास थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम है। तो मैं दिनचर्या जो एक मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो साइट वर्क है, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो उसके बावजूद मेरा दिन भर जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। मैं अपने काम में समय दे पाता हूँ बराबर। मेरा ब्लड यूरिया का लेवल 188 था, जो मात्र 15 से 20 दिन की दवाई टेस्ट के बाद, दवाई लेने के बाद वो 108 पे आया, जो बहुत ड्रास्टिक चेंज था। और मेरा प्रोटीन भी 3+ था, एल्बुमिन प्रोटीन, जो 2+ पे आया। उसके बाद आरबीसी मेरे 3:4 से 1:2 और पसल 5:6 से 1:2 आए थे। और बीच में मुझे शिकायत हुई थी पेट दर्द की सुबह 8 बजे और 2-3 घंटे काफ़ी तकलीफ हुई थी मुझे। और 3 घंटे से 3.5 घंटे के उस पेन में, उस स्ट्रगल के बाद जब मैं वॉशरूम गया तो उसमें मुझे 2 स्टोन्स देखने मिले। मतलब 3 घंटे के स्ट्रगल से, मे बी मेडिसिन के इफेक्ट से, वो 2 स्टोन्स मेरे सिर्फ 3 घंटे में निकल गए अपने आप। सो दिस वाज वेरी मिरेकुलस और बहुत ज़्यादा रिलीफ रहा। नहीं तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। अगर मॉडर्न होम्योपैथी के मेडिसिन में नहीं लेता तो शायद वो एक अलग ट्रीटमेंट का पॉइंट हो जाता था। बट थैंक्स टू मॉडर्न होम्योपैथी कि स्टोन की दिक्कत मेरी आई और मात्र
कम समय में और कम दिक्कत में वो सॉल्व हो गई। थैंक यू। मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उनका 19 मार्च 2023 रिपोर्ट अनुसार क्रिएटिनिन 2.5 और ब्लड यूरिया 95 इतना कम हुआ है। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई से उनकी किडनी में से 2 स्टोन भी निकल गए। वे अब सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। अब उनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। आज हमने आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में बात की किडनी की बीमारियों के बारे में। अगले एपिसोड में फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और किडनी से ही रिलेटेड कुछ और बातों की जानकारी हासिल करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार।